कहता है कि कोई व्यक्ति, क्योंकि आज हम लोग बात काय पे करेंगे, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 की सभी बातें, लगभग सभी पक्ष ये डिस्कस हो चुके हैं। अब अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 में जब सबसेक्शन 1 ये हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं, तो कहता है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। ठीक है, उसने कहा किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया। और आगे कहता है यह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। इसका मतलब सीधी सीधी बात आ गई कि अनुच्छेद 20 में जो सबसेक्शन 1 है ये 2 भागों में अधिनियमित है। एक शास्ति से संबंधित हो रहा है और एक दंडित किए जाने से संबंधित हो रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है जो कार्य किए जाने के समय किसी प्रवृत्त विधि, ठीक है, उससे सीधे शब्द कहें किसी प्रवृत्त विधि, इसके अधीन अपराध था। और इस शब्द के ही कारण यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 20(1) ये भूतलक्षी प्रभाव की विधियों का विरोध करता है। और आपसे जो प्री एग्जामिनेशन होते हैं उनमें खूब पूछा जाता है, और अनुच्छेद 20 जब भी पूछा जाएगा तो इसी ढंग से पूछा जाएगा कि भूतलक्षी प्रभाव की विधियां ये 20(1) के मुताबिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 20(2) के मुताबिक या 20(3) के मुताबिक। तो आपको 20(1), 20(2), 20(3) ये तीनों बातें बिल्कुल अलग अलग ध्यान में हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा तो आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि भूतलक्षी प्रभाव की विधि क्या होती है, वो यही पूछेगा कि 20(1) में है, 20(2) में है, 20(3) में है। और 20(1) की जो शब्दावली है वो भूतलक्षी प्रभाव की विधि इस शब्दावली का उपयोग ही नहीं करती। वहां भूतलक्षी प्रभाव की विधियां शून्य होती है ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका प्रभाव यही है या उसका मतलब यही है कि भूतलक्षी प्रभाव की विधि नहीं बनाई जा सकती। और नहीं बनाई जा सकती यह कहना गलत है, क्योंकि बनाने को आप बना दो, वस्तुतः आप बना सकते हो, लेकिन डी ज्यूरे यानी विधिता वो बनेगी, इसमें संदेह। क्यों? अनुच्छेद 13 तो वो ये कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करती है। अब अगर भूतलक्षी प्रभाव की विधि बना दी गई, भूतलक्षी प्रभाव की विधि क्या होती है अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसी पर बात कर रहे हैं कि अगर भूतलक्षी प्रभाव की विधि बना दी गई तो क्या अनुच्छेद 13 यानी अनुच्छेद 13(2) सामान्य रूप से लागू होगा और इस भूतलक्षी प्रभाव की विधि को प्रारंभता शून्य कर देगा। क्या ऐसा होगा? यह क्या ऐसा नहीं होगा? आखिर क्या होगा? क्योंकि फिलहाल यह लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति उससे अधिक
शास्ति का भागी नहीं हो सकता और किसी अपराध के लिए दंडित नहीं हो सकता। जो कार्य के किए जाने के दिनांक पर तो समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दंडनीय नहीं था। अब आपने ऐसा कानून बना दिया जो पीछे से लागू हो रहा है, अर्थात आपने आज के दिनांक पर एक कानून बनाया और यह कहा कि अमुक कार्य किया जाना इस विधि के मुताबिक अपराध होगा। अब वो काम आज के बाद किया जाएगा, यह भी ठीक है, और आज से पहले हुआ होगा, यह भी ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप जब कानून बनाएंगे तो संबंधित कृत्य जिसे आप कानून के माध्यम से अपराध घोषित करेंगे वो अब आज के बाद ही होना शुरू होगा। ऐसा तो होगा नहीं, वो तो पहले से होता आ रहा होगा। और जो पहले वो अपराध किया गया तो क्या यह कहा जाए उस कृत्य के संबंध में कि वो पहले अपराध किया गया है? क्योंकि उस दिन कोई कानून तो था नहीं जो उस कृत्य को अपराध घोषित करे। कानून तो आपने आज बनाया, और जब आज कानून बनाया आपने तो आज से पहले जब भी वो कृत्य किया गया जिसे आज आपने कानून के माध्यम से अपराध घोषित कर दिया, तब तो वो निर्दोष कृत्य था। और जो वो निर्दोष कृत्य था तो उसे कहने करने का हक सभी को था। चलिए, वो हो सकता अवैध कृत्य हो, लेकिन अपराध नहीं था, क्योंकि अवैध और अपराध दो अलग बात है। आज आपने अपराध घोषित किया है, इससे पूर्व या तो वो निर्दोष कृत्य की श्रेणी में था या इलीगल एक्ट की श्रेणी में था। हमने आपसे आईपीसी की क्लास में चर्चा की है कि प्रत्येक अपराध इलीगल होता है, लेकिन प्रत्येक इलीगल अपराध नहीं होता। ठीक है, तो इससे पहले जब भी वो कृत्य हुआ तो या तो निर्दोष कृत्य था हो या अवैध कृत्य था, कम से कम अपराध नहीं था। अपराध तो आज आपने घोषित कर दिया। अब सवाल यह है कि अनुच्छेद 20(1) अगर इसका प्रभाव देखें तो एक बात तो तय हो जाती है कि अगर इस अधिनियम को विधायिका पीछे से भी लागू कर दे, क्योंकि आपने विभिन्न अधिनियम देखे, उसमें लिखा होता है कि अमुक अधिनियम भारत गणराज्य के अमुक वर्ष में अधिनियमित किया गया। यानी क्या वो कहता है भारत गणराज्य के, और भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। इसे प्रत्येक एक्ट जो स्वतंत्र भारत में बना वो इस संविधान के मुताबिक बना। इससे पहले जो अधिनियम बने वे इस संविधान के अंतर्गत बने मान लिए गए, ठीक है, लेकिन इस संविधान के अंतर्गत नहीं बने। इसलिए उन अधिनियमों में ये शब्द नहीं लिखे होते हैं कि ये भारत गणराज्य के अमुक वर्ष में, और भारत गणराज्य के अमुक वर्ष यानी 1950। जैसे आप आईपीसी देखेंगे जो बीएनएस कहलाती है, उसे देखेंगे तो क्या लिखना है? 2024 में बनी ना, तो 50 से 2024 जोड़ लीजिए, तो भारत गणराज्य के अमुक वर्ष में ये अधिनियमित किया जाता है, क्योंकि गणराज्य ये 26 जनवरी 1950 को ही बना। और उसमें यह भी लिखा होता है कि इस विधि का प्रवर्तन उस दिनांक से होगा जो दिनांक केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित करे। आपने देखा था बीएनएस
पहले बन गई थी। लागू होने की डेट 24 कितनी थी? 1 जुलाई 2024। ठीक है, लागू होने का दिनांक ये है। अब अगर शासकीय राजपत्र में यह घोषित कर दिया जाता कि नहीं, ये तो 1975 से लागू होगी, ठीक है, ये 1975 से अगर लागू होने की बात यहां लिख दी जाती, तो मॉब लिंचिंग जो नया ऑफेंस आया है, ठीक है, या भारतीय न्याय संहिता में जो नए ऑफेंस आए, वो पहली बार अब 1 जुलाई 2024 के बाद ही होने शुरू होंगे, ऐसा तो होगा नहीं, बल्कि उल्टा होता है। जब कोई कृत्य इतना बढ़ने लगता है और वो स्वयं में ऐसी खतरनाक प्रकृति और प्रवृत्ति का होता है कि उसके कारण सोसाइटी को खतरा, यानी समाज के अस्तित्व को रिस्क, ये अनुभव होता है, तब विधायिका उसे अपराध घोषित करती। सही स्थिति तो यह है। तो जो नॉर्मल अनुभव रहेगा वो तो यह रहेगा कि जिस डेट में आप किसी कृत्य को आपराधिक प्रवृत्ति का घोषित करोगे, उससे पूर्व वो कई बार हो चुका होगा। ठीक है, नॉर्मल स्थिति तो यह है। तो मॉब लिंचिंग 1 जुलाई 2024 से पूर्व कई बार हो चुकी है। दैट इज वाई गवर्नमेंट को यह लगा कि जब हम पूरी तरह से एक नई न्याय संहिता, एक नई दंडिक विधि विधायिका से अधिनियमित करवा रहे हैं, तो फिर उसमें उस कृत्य को अपराध क्यों न रख दिया जाए। उन्होंने मॉब लिंचिंग को एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट ऑफेंस के रूप में उसमें शामिल कर लिया। अब अगर 1 जुलाई 2024 से पूर्व क्या किया जाए, इस संहिता को लागू कर दिया जाए, तो जिन लोगों ने 1 जुलाई 2024 से पूर्व मॉब लिंचिंग नाम से परिभाषित अपराध किया है, क्या इन पर भारतीय न्याय संहिता द्वारा 1 जुलाई 2024 को परिभाषित अपराध करने का आरोप लगाकर उस आरोप के लिए इन्हें दंडित किया जा सकता है? और क्या वो दंड जो 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता ने मॉब लिंचिंग के लिए नियत किया है, क्या उन लोगों को दिया जा सकता है जो 1 जुलाई 2024 से पूर्व इस अपराध को कर चुके हैं? यद्यपि विधायिका ने इस अधिनियम के बारे में यह लिख दिया कि यह 1975 से लागू होगा। ठीक है, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो क्या ऐसा किया जा सकता है, इस बात का तो उत्तर निगेटिव में अनुच्छेद 20(1) के मुताबिक क्लियरली आ रहा है। क्लियरली आ रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार, ठीक है, दंडनीय नहीं था। तो जिस समय मॉब लिंचिंग की गई, उस समय मॉब लिंचिंग के तौर पर तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन ये दंडनीय नहीं था। तब ये हत्या के रूप में दंडनीय था, वो अलग बात है। हत्या के लिए आज भी करो ना, किसने मना किया? लेकिन मॉब लिंचिंग इसके लिए नहीं, ठीक है ना। मॉब लिंचिंग के लिए आप दंडित नहीं कर सकते। एक उत्तर तो क्लियर आ गया, और वो उत्तर किसके संबंध में? इस व्यक्ति के संबंध में है जिसका विचारण हो रहा है। लेकिन अभी एक प्रश्न और बाकी है, और वो प्रश्न स्वयं इस विधि के जीवन और अस्तित्व से संबंधित है। इस विधि ने क्लियरली अनुच्छेद 20(1) का अतिक्रमण कर दिया है, ठीक है, क्लियरली किया है। आप तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन
व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इस ढंग का कॉन्स्टिट्यूशनल निर्देश होते हुए भी ऐसी विधि बना रहे हैं जो तत्समय प्रवृत्त विधि से पूर्व किए गए अपराध को भी व्यक्ति पर आरोपित करना और उसके लिए दंडित करना सक्षम, ठीक है, संभव बनाती है। ऐसी विधि आपने बनाई है। यद्यपि दंडित करना आपके हाथ में नहीं था, न्यायालय के हाथ में था, इसलिए आपकी मंशा पूरी नहीं हो सकी, ये ठीक है। लेकिन आपने जो गलती की, उस गलती के कारण, उस अशुद्धता के कारण, क्या यह विधि जिसमें इस प्रकार का प्रोविजन हुआ स्वयमेव शून्य हो गई है अनुच्छेद 13(2) के प्रभाव से? क्योंकि अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। वहां आप में विधायी क्षमता का अभाव, इसे उपधारित किया गया, इसे प्रज्यूम किया गया है। और आपको विधायन की जो क्षमता मिली थी वो भी इसी संविधान के अनुच्छेद 245, 246, 243, 48 आदि आदि। तो आपको इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते समय इस संविधान द्वारा आपके शक्ति प्रयोग पर जो सीमाएं अधिरोपित हुई हैं उनका ध्यान भी रखा जाना चाहिए था आपके द्वारा, और वो आपने नहीं रखा है। क्योंकि अनुच्छेद 13(2) कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 13(2) एक अपेक्षा के रूप में, ठीक है, आपसे विधायी क्षमता ले लेता है, तो कहता है आपसे ही अपेक्षा करता है कि आप ऐसी विधि नहीं बनाएंगे। लेकिन आगे यही नहीं रुकता, ठीक है, बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब अनुच्छेद 13(2) का अर्थान्वयन किया, उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य से ऐसी अपेक्षा के माध्यम से विधायी शक्ति ले ली गई, तो अगर राज्य ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अपेक्षा का अतिक्रमण किया है तो हम ये मानेंगे कि कोई विधि बनी ही नहीं। और आपको जब अनुच्छेद 13(2) बताया गया था तब आपसे कहा गया था कि 13(2) इसका वायलेशन होने की दशा में विधि शून्य समझी जाती है। तो क्या अनुच्छेद 13(2) के मुताबिक यह विधि जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भूतलक्षी प्रभाव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जिसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया गया, क्या इस विधि को ही शून्य मान लें? ठीक है, इस विधि का भविष्य क्या है? उस व्यक्ति का भविष्य तय हो गया, उसे तो उससे अधिक दंड से दंडित किया ही नहीं जा सकता, और न उसे उस ऑफेंस के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है जो तत्समय प्रवृत्त विधि के मुताबिक अपराध नहीं था, या उस श्रेणी का अपराध नहीं था जिस श्रेणी का अब बना दिया गया। तो उस व्यक्ति का फेट, उस व्यक्ति का भविष्य वो तय हो चुका है, लेकिन इस विधि का फेट और इस विधि का भविष्य क्या होगा, यह अभी विचार का विषय है। तो इस विधि के फेट और भाग्य के संबंध में, इसकी नियति के संबंध में जो माना गया है वो ये कि एक सिद्धांत अगर ये है कि विधायिका को संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही, अर्थात उसकी शक्ति पर जो प्रतिबंध अधिरोपित करने वाले उपबंध हैं उनका सम्मान करते हुए भी अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए, तो वही दूसरा सिद्धांत इसी से निकल आता है कि अगर विधायिका ने कोई कृत्य किया है जिस कृत्य के दो अर्थान्वयन संभव है, एक कृत्य का संभव
अर्थान्वयन ऐसे है कि यह माना जा सकता है कि विधायिका ने अपनी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले उपबंधों का सम्मान करते हुए अधिनियम को अधिनियमित किया है। अर्थात विधायिका द्वारा अधिनियमित अधिनियम की व्याख्या इस ढंग की भी संभव है कि उससे विधायिका की शक्ति पर निर्बंधन लगाने वाले जो उपबंध हैं उनका सम्मान भी रह जाए और विधायिका का अधिनियम भी रह जाए, और अर्थान्वयन ऐसा भी संभव है जो विधायिका द्वारा अधिनियमित अधिनियम को शून्य घोषित कर दे। तो हमेशा उस अर्थान्वयन को लेना चाहिए जो विधायिका द्वारा अधिनियमित अधिनियम को सेव करता हो, उसे बचाता हो। यह भी सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत के मुताबिक हिंदुस्तान में अनुच्छेद 20(1) का अतिक्रमण करने वाली विधि शून्य नहीं होती। ठीक है, ये शून्य नहीं होती। अगर कोई बहुत अच्छा एग्जाम हो रहा होगा तब आपसे यह सवाल होगा कि अनुच्छेद 20 से यानी भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने वाली विधि विधायिका ने बनाई है। क्या यह विधि अनुच्छेद 20 से का अतिक्रमण करने के कारण आरंभता शून्य है? अनुच्छेद 13(2) की व्यवस्था के मुताबिक नहीं। यह विधि सबके संबंध में शून्य नहीं है, केवल उस व्यक्ति की रक्षा, ठीक है, अनुच्छेद 20(1) के आधार पर इस कानून से, ठीक है, की जाएगी जिसे इस विधि के उपबंधों के मुताबिक पूर्व में किए गए उत्कृत्य के लिए दंडित करने का प्रयत्न किया जाएगा जो कार्य के किए जाने के समय इस अधिनियम में परिभाषित किस्म का अपराध नहीं था। केवल उस व्यक्ति की रक्षा होगी, शेष जिन व्यक्तियों के संबंध में यह भविष्य रक्षी प्रभाव से लागू होगी, अर्थात आज के बाद जो लोग इस कृत्य को करेंगे उनके संबंध में यह पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ माना जाएगा अनुच्छेद 13(2) के रहते हुए। क्योंकि अर्थान्वयन ऐसा भी संभव है, भाई 20(1) यही तो कह रहा है, 20(1) व्यक्ति को सुरक्षा दे रहा है। 20(1) का जो लब्बो लुआब है, ठीक है, वो तो सिर्फ उस व्यक्ति को सुरक्षा देना है जो आपराधिक विचारण का विषय है। शेष तो 20(1) कुछ कह नहीं रहा, ठीक है। और 20(2) दोहरे खतरे से संरक्षण, वो अलग ढंग की बात। वो जिस ढंग की बात कर रहा है वो देखेंगे। 20(3) आत्म अभिशंसन, यानी आपको अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, इसकी बात करेगा, तो वो भी बात अलग है। 20(1) जो कुछ कह रहा है वो व्यक्ति के संबंध में कह रहा है, कानून के संबंध में तो कुछ कह नहीं रहा। तो अगर भूतलक्षी प्रभाव कानून को दे भी दिया गया तो अनुच्छेद 13(2) का जो अनुच्छेद 13(2) की जो गड़बड़ी है या उसके द्वारा जिस गड़बड़ी का वर्णन किया गया वो इस कानून में आ गया है, ये माना ही कैसे जाए। ठीक है, इसलिए भूतलक्षी प्रभाव की विधियां हिंदुस्तान में आरंभतः शून्य नहीं है, लेकिन भूतलक्षी प्रभाव की विधियां अमेरिका में आरंभतः शून्य हैं। यह फर्क अमेरिका से हिंदुस्तान में है। अच्छा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो किए जाने के समय तो समय प्रवृत्त विधि के मुताबिक अपराध नहीं था। अब सवाल यह है, कानून को हमेशा तत्व में पढ़ा जाता है और पढ़ा भी जाना चाहिए।
ठीक है, हमने आपसे कई बार चर्चा की कि आप गधे को गाय कहोगे तो गधे में गाय के गुण उत्पन्न नहीं हो सकते, और गाय को गधा कहो तो गाय गधे की जो डीमेरिट्स हैं उनसे ग्रसित नहीं हो जाएगी। नाम तो वास्तव में पुकारने का साधन है, क्योंकि आप जो हो, जो इस शरीर के पार हो, उसका कोई नाम नहीं है। इसलिए आप जो शरीर में अभिव्यक्त हुए हो, उस शरीर को पुकारने का कोई साधन नहीं होता, इसलिए नाम रख लिया जाता है। नाम एक उपयोगिता है, ठीक है ना। नाम एक व्यवहारिक सत्य है। हमने आपसे कहा था दो प्रकार के सत्य होते हैं, एक व्यवहारिक सत्य और दूसरा संपूर्ण सत्य। व्यवहारिक सत्य वो होता है जिसे सत्य मान लिया गया है, सत्य है नहीं, वो मान्यता पर आधारित सत्य है। और संपूर्ण सत्य सत्य है, वो आपकी मान्यता पर आधारित नहीं, ठीक है। उसे आप बदलना भी चाहो तो बदलने का कोई तरीका आपके पास नहीं है, और माने हुए सत्य को आप जब चाहो बदल लो। हमने आपको इससे पहले उदाहरण भी दिया था कि 500 का नोट है और हम कहते हैं ये कागज का टुकड़ा है। आप हमें पागल कहोगे कि ये पागल है, 500 का नोट कागज का टुकड़ा नहीं है। और अगर हम कागज के टुकड़े को कहें ये 500 का नोट है, तो भी आप हमें पागल कहोगे, ठीक है। और आप सत्य भी दिखाई दोगे, जबकि संपूर्ण सत्य ये नहीं है। जो कागज का टुकड़ा, आपको कागज का टुकड़ा लग रहा है, इस पर अगर 500 का नोट छाप दिया जाए तो संपूर्ण सत्य यही है कि 500 का नोट है। और अभी डिमोनेटाइजेशन लागू करके अगर यह कह दिया जाए कि 500 के नोट बंद, तो अभी ये कागज का टुकड़ा है। तो संपूर्ण सत्य यही है कि ये कागज का टुकड़ा है, लेकिन व्यवहारिक सत्य वो भी है जो आप बता रहे हो। बस फर्क इतना है कि संपूर्ण सत्य अलग है और व्यवहारिक सत्य अलग है। वो मान्यता पर आधारित है, ये मान्यता पर आधारित नहीं है। और व्यवहारिक सत्य हमेशा उपयोगी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जो उपयोगी सत्य है उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उसे संपूर्ण सत्य मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। जैसे आप अस्तित्व से पृथक हो, यह मानना ही होगा, ठीक है। लेकिन इसे सिर्फ मानिए कि हम अस्तित्व से पृथक हैं, अन्यथा आप अस्तित्व से पृथक हो ही नहीं। अस्तित्व से पृथक होकर आपका जीवन एक क्षण भी संभव नहीं। पेड़ ना हो, आप अस्तित्व से पृथक हो, इसका मतलब पेड़ आपसे पृथक है, तो पेड़ सब काट दो, अभी पता लग जाएगा क्या है। क्योंकि तुम तो अस्तित्व से पृथक हो, पेड़ों के बिना जिंदा रह सकते हो, रहो। अब तो साइंटिस्ट भी बताते हैं किसी एक जीव के नष्ट होने से भी संपूर्ण मानवता नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब आप अलग नहीं हो, ठीक है। आप एक कड़ी के ही भाग हो, लेकिन आप खुद को अलग बताते हो, और बताना जरूरी है, बताना जरूरी भी है, अन्यथा बातचीत कैसे होगी, संवाद कैसे होगा। इसलिए हम एक दूसरे को अलग मानते हैं। ये एक दूसरे को अलग मानना ये व्यवहारिक सत्य है, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य यही है कि हम एक अस्तित्व के भाग हैं, ठीक है। तो व्यवहारिक सत्य अलग होते हैं और संपूर्ण सत्य अलग होते हैं। नाम व्यवहारिक सत्य है, ठीक है। उसकी उपयोगिता है, उसके माध्यम से आपको अलग करके देख लिया जाता है। वो भाषाई विवशता है, संवाद के लिए वो जरूरी है। इसलिए
ठीक है, अलग नाम दिए जाते हैं और अलग सारी चीजें होती हैं, लेकिन नाम आप में गुण उत्पन्न नहीं कर सकता। नाम सिर्फ एक उपयोगिता है, सिर्फ एक उपयोगिता, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप किसको क्या नाम दे दोगे, इससे उसके गुणधर्म नहीं बदलेंगे। नाम एक उपयोगिता है, हम आपका नाम कुछ भी रख दें, आप वो हो नहीं जाओगे। जो नाम आपका होगा वो पुकारने का एक साधन है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसने कहा कि तत्समय प्रवृत्त विधि के मुताबिक जो अपराध नहीं था, उसके लिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अब अगर मॉब लिंचिंग के रूप में बीएनएस में जो शामिल किया गया, उसमें अपराध के संगठक तत्वों के रूप में सिर्फ वही बातें होती हैं जो हत्या का अपराध संगठित करते हैं। ठीक है, देखिए, प्रत्येक अपराध का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट करने वाला तथ्य है। कोई भी अपराध कब बनेगा, जब उसमें कुछ तथ्य मौजूद होंगे। उद्दापन लूट कब बन जाएगा, उद्दापन लूट तब बनेगा जब तत्काल मृत्यु, मृत्यु वो भी तत्काल, तत्काल उपहति है, उपहति है ना, तत्काल, तत्काल मृत्यु, तत्काल घोर उपहति है, उपहति है, उपहति है, घोर उपहति। हमने भी दोहराया नहीं बहुत दिनों से, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन आप मेरे भाव को पकड़ेंगे, मेरे शब्दों को नहीं। हमें गलत ठहराने की कोशिश मत करिएगा, मेरे भाव को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तत्काल मृत्यु, तत्काल घोर उपहति, तत्काल सदोष अवरोध, इसकी धमकी देकर जब उद्दापित व्यक्ति को उसी स्थान पर किसी संपत्ति को परिदत्त करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा विवश किया जाएगा जो उद्दापन कर रहा है, और संपत्ति का परिधान चाहे वो खुद को करवाए और चाहे किसी और को, तो वो लूट करता है, यह कहा जाता है। उद्दापन से भिन्न हो गई लूट, क्योंकि उद्दापन सिर्फ क्या कहता है, जो कोई किसी को या जो कोई स्वयं उस व्यक्ति को जिसे उद्दापित कर रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति को जिससे यह व्यक्ति जिसे वो उद्दापित करने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, हितबद्ध है, उसे क्षति में डालने की धमकी देकर इससे किसी संपत्ति को ले लेता है, यह व्यक्ति उद्दापन करता है। यहां तत्काल मृत्यु यानी क्षति की जो धमकी है, उसके प्रकार के बारे में कोई वर्णन नहीं हुआ। लूट में क्षति के प्रकार के बारे में वर्णन हुआ है, ठीक है ना। तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध, बदल गई बात, बदल गई। महासंपत्ति का परिधान उसी स्थान पर होना चाहिए, नहीं लिखा है, यहां लिखा है उसी स्थान पर संपत्ति का परिधान यह होना चाहिए, तब लूट बनती है। यानी लूट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर्स हैं वो अलग हैं और उद्दापन के अलग हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उद्दापन और लूट अलग अलग अपराध, ठीक है। अब मान लीजिए बीएनएस पहले सिर्फ उद्दापन को परिभाषित करती, प्रत्येक लूट उद्दापन है, प्रत्येक लूट उद्दापन है, लेकिन प्रत्येक उद्दापन लूट नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक लूट उद्दापन है, लेकिन प्रत्येक उद्दापन लूट नहीं है। प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है, लेकिन प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, ठीक है। ये तो स्थिति है ही है। तो सवाल यह है कि लूट मानिए नहीं है, ठीक है, लूट नहीं, और आपने 1 जुलाई 2024 को पहली बार लूट को अलग अपराध बनाया, ठीक है, पहली बार। तो इससे पहले जो लोग लूट करते रहे उन्हें अनुच्छेद 20(1) के मुताबिक उद्दापन के लिए दंडित होना चाहिए, लूट के लिए नहीं, क्योंकि लूट
उद्दापन का एक विशेष प्रकार है जो पहली बार 1 जुलाई 2024 को अपराध बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर लूट 1 जुलाई 2024 से पहले भी आईपीसी या बीएनएस में थी, लेकिन भिन्न नाम से वर्णित थी, लूट नाम से वर्णित नहीं थी, लूट नहीं, उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ था वो लूट नहीं था, बल्कि यह लिखा हुआ था कुछ विशेष परिस्थितियों में उद्दापन किया जाना, इस शीर्षक से वो वर्णित था। और लिखा था जो लूट के लिए आज दंड है वो दंड वहां प्रावधानित था कि इतना दंड दिया जाए। तो आज क्या हुआ, लूट का अपराध नया आया है, यह नहीं कहा जा सकता, लूट को नए नाम से वर्णित कर दिया गया, सिर्फ इतना ही बोला जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। तो 20(1) कहे क्या रहा है, क्योंकि कानून का अर्थान्वयन हमेशा तत्व में होता है, वो कभी प्रारूप में नहीं होता। ठीक है, तत्व में हम देखेंगे कि क्या कोई नवीन अपराध वाकई आया भी है। अगर जो अपराध करने का आरोप आप पर लगाया गया है और जिसके बारे में आप ये कहते हो कि जब हमने ये किया था उस समय ये तो समय प्रवृत्त विधि के मुताबिक अपराध नहीं था, इसलिए इस नए अपराध के लिए हमें दंडित नहीं किया जा सकता, अगर आपका तर्क ये है तो फिर देखा यह जाएगा कि वो अपराध जिसके आधार पर आरोपित करके आपको आज दंडित करने की बात चल रही है, पुराने समय में यानी आज से पूर्व क्या ये अपराध था या नहीं था, मीनिंग देयर बाय क्या कोई ऐसा कृत्य है जिसे इस अपराध के रूप में दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, पहले भी किसी अन्य नाम से दंडनीय तो नहीं रहा। यदि यह स्थिति है कि वो अन्य नाम से पहले भी दंडनीय रहा है, यानी इस अपराध के जो संगठक तत्व हैं ये किसी अन्य नाम के अपराध को पूर्व में भी संगठित करते रहे हैं, तो आज आपने अगर सिर्फ नाम के परिवर्तन के आधार पर यह कहना शुरू कर दिया कि इस कृत्य के लिए हम दंडित नहीं हो सकते, तो आपकी बात गलत है, तो आपको 20(1) का संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि नवीन अपराध बना है, तो समय प्रवृत्त विधि के मुताबिक यह कृत्य अपराध नहीं था। ठीक है, केवल तब कहा जा सकता है जब पूर्व में इस कृत्य के संगठक तत्व, ठीक है, जिस ढंग के कृत्य की रचना करते रहे हैं उसे दंडनीय न माना जाता रहा हो। ठीक है ना, अगर ऐसा रहा है तो डेफिनेटली आपको इस अपराध के लिए जो आज अपराध बना दिया गया है दंडित नहीं किया जा सकता। यह स्थिति हम दहेज मृत्यु के संबंध में सर्वाधिक अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। दहेज मृत्यु हत्या का ही एक विशेष प्रकार है, लेकिन हत्या इससे दहेज मृत्यु के जो संगठक तत्व हैं वो बिल्कुल अलग है। हम तो अक्सर हत्या के एक्सेप्शन मतलब हत्या की डेफिनेशन बोलते रहते हैं। आप देखते हैं क्या कहता है, जब कोई किसी की मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसमें अपराधी जानता है कि सामने वाले की मृत्यु होना संभाव्य है, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने को पर्याप्त है, और या बिना किसी युक्ति संगत प्रतिहेतु के कोई ऐसा खतरनाक काम करता है जिसकी प्रकृति यह है कि वो किसी व्यक्ति की मृत्यु को कारित करेगा या किसी को मृत्युकारक क्षति देगा, तो वो हत्या करता है यदि उसका कार्य
नीचे लिखे 5 अपवादों में नहीं आता, और वो आपराधिक मानववध की कोर्ट में आता है और इन 4 स्थितियों में भी आता है, तो वो हत्या करता है। अब जरा दहेज मृत्यु की डेफिनेशन देखा, क्या कहता है? विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ठीक है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ठीक है, मृत्यु कैसे हो रही है? दाह के परिणाम स्वरूप, शारीरिक क्षतियों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर दाह के परिणाम स्वरूप, शारीरिक क्षतियों के परिणाम स्वरूप, या ठीक है, प्रकृति की सामान्य व्यवस्था से अलग हटकर यदि किसी की मृत्यु हुई है, किसी की नहीं, लेडी की, ठीक है, किसी लेडी की मृत्यु हुई है और यह साबित किया गया है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व, कि कुछ समय भी नहीं बताया, यह कुछ समय परिस्थितियों के मुताबिक देखा जाएगा, वो जब हम आईपीसी में वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे। मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसके वैवाहिक नातेदारों द्वारा उसे दहेज के लिए, ठीक है, परेशान नहीं, दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता की गई थी, तो यह माना जाएगा कि ऐसा प्रत्येक नातेदार दहेज मृत्यु का दोषी है, यह माना जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हत्या के जो कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्ट्स हैं वो दहेज मृत्यु के कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्ट से बिल्कुल अलग है, और यह सही है कि दहेज मृत्यु इससे पूर्व हत्या के रूप में ही दंडनीय होती। इससे पूर्व अगर दहेज मृत्यु होती तो या तो हत्या या आत्महत्या जो भी होता उसके रूप में दंडनीय होती, लेकिन दहेज मृत्यु के तौर पर नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रत्येक दहेज मृत्यु या तो हत्या या आत्महत्या ये है, लेकिन प्रत्येक हत्या या आत्महत्या दहेज मृत्यु नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि दहेज मृत्यु के लिए क्या जरूरी है? मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसे दहेज के लिए वैवाहिक नातेदारों द्वारा, ठीक है, परेशान किया जाए, यह जरूरी है। और हत्या या आत्महत्या का दुष्प्रेरण, इसके लिए यह सब जरूरी नहीं है कि दहेज के लिए वैवाहिक नातेदारों द्वारा वो कोई भी करे उसके लिए दोषी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 304 भी एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है और यह 1986 में शामिल हुआ। तो दहेज मृत्यु को कारित करने का अपराध, यद्यपि ऐसा नहीं है कि 1986 के बाद ही दहेज मृत्यु होनी शुरू हुई, उल्टा है, दहेज मृत्यु इतनी बड़ी थी, इतनी बढ़ गई कि उसे अलग से अपराध बनाना पड़ा, ठीक है। हत्या के रूप में उसे दंडित करने से काम नहीं चल रहा था, कारण क्योंकि हत्या में साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होगा, और लड़की जब घर में मरेगी, ठीक है, तो अभियोजन के लिए सबूत लाना बहुत कठिन हो जाएगा। यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पुराना वाला है उसके 106 में ये कहा है कि परिस्थितियां आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। अगर परिस्थितियां विशेषता आप ही को ज्ञात है, लड़की आपके घर में थी, वहां मरी, कैसे मरी ये आप ही को बताना है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी कठिनाई थी, इसलिए अलग अपराध बनाना पड़ा। लेकिन अगर दहेज मृत्यु के रूप में ही, दहेज मृत्यु के नाम से हत्या को ही रख दिया होता, यानी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग ना होते, बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही रखे होते, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखे होते, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ भिन्न नाम से वर्णित हो जाने के कारण कोई नया अपराध अस्तित्व में आ गया और इस व्यक्ति ने
ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो तत्समय प्रवर्तन विधि के अधीन अपराध था, ये नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं माना जा सकता था, क्योंकि फिर आपने वो किया है, सिर्फ नाम बदल गया, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है ना? तो जब कभी नवीन अपराध बना है या नहीं बना, यह देखना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्ट्स देखे जाते हैं कि अपराध को क्या तथ्य कॉन्स्टिट्यूट करना। और जब आप मॉब लिंचिंग देखेंगे तो वो हत्या से भिन्न ढंग से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। इसीलिए मॉब लिंचिंग एक नया ऑफेंस है और 1 जुलाई 2024 से पूर्व जिन लोगों ने इसे किया है वे हत्या के किए जाने के आधार पर दंडित किए जाएंगे, किंतु मॉब लिंचिंग के आधार पर नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 20(1) ऐसा कहता है। और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक बार यह सवाल आया, एक अधिनियम, उसके अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए थे, उस अधिनियम को नए अधिनियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया, लेकिन नियम जो पहले थे वही बाद में बने रहे, नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया और व्यक्ति को नियमों के आधार पर दंडित करने का प्रयत्न हुआ। यह कहा गया कि अनुच्छेद 20(1) का संरक्षण हासिल है, हमें नवीन अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कोई नवीन अपराध हुआ ही नहीं, ये नियम पहले भी थे और ये नियम आज भी है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि तत्समय प्रवर्तन विधि एक्ट बदला, ठीक है, लेकिन नियम जिसके उल्लंघन का आरोप आप पर लगा, ठीक है, वे नियम तो नहीं बदले। और जो वे नियम नहीं बदले, इसका मतलब यह हुआ कि वे नियम जितना दंड प्रावधानित करते थे आपके कृत्य के लिए, उतना ही दंड आज भी है और वही अपराध के संगठक तत्व हैं। तो सिर्फ नाम बदल जाने से, एक्ट का नाम बदल गया ना, बस, और तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर यह नहीं कहा जा सकता कि आपको उस कार्य के लिए दंडित करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो तत्समय प्रवर्तन विधि के अधीन अपराध नहीं था। ठीक है, तो तत्समय प्रवर्तन विधि ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है। अब देखिए, सिविल लाइबिलिटी ये भी ऐसे प्रकार की हो सकती है जिस प्रकार का दंड होता है, यानी ऐसी सिविल लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं जिनकी प्रकृति और प्रवृत्ति ठीक वैसी ही हो जैसी प्रकृति और प्रवृत्ति दंड की होती है। जब हम दंड की प्रकृति और प्रवृत्ति इस पर विचार करते हैं तो दंड की प्रकृति और प्रवृत्ति के संबंध में जो बात हमें दिखाई देती है वो बात क्या है कि दंड भुगतने के लिए हम विवश हैं, हमारे पास कोई विकल्प या चुनाव का कोई अवसर ये उपलब्ध नहीं। ये हमने जुर्माने के संबंध में आपसे बात की थी कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम अगर आपने किया है तो आप पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है। 8(2), 8(3), 8(4) उन सब की बात हुई थी। और वो दंड देने के बाद, वो दंड देने और भुगते जाने के बाद भी आप जुर्माने के दिए जाने से मुक्त समझ लिए जाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जुर्माना दंड है और दंड के संबंध में आपको कोई विकल्प नहीं मिल सकता। वो भुगतने के लिए आप विवश, उसके संबंध में कोई विकल्प नहीं हो सकता कि आप चाहो तो कारावास भुगत लो और चाहो जुर्माना पेमेंट कर दो। अगर जुर्माना भुगत लेने के बाद, अगर कारावास भुगत लेने के बाद आपको जुर्माने से मुक्ति ऑटोमेटिकली मिल जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि आपको विकल्प है कि आप चाहें जुर्माने का भुगतान कर दो और चाहें
जुर्माने के बदले में जो कारावास न्यायालय ने आपको दिया है उससे भुगत लो। ये स्थिति नहीं है। आपकी कोई इच्छा, आपका कोई विकल्प नहीं चलेगा, आपको जुर्माना देना ही होगा यदि न्यायालय चाहेगा। यद्यपि आगे लिखा है प्रक्रिया विधियों में कि अगर न्यायालय को विशेष स्थिति नहीं पाता है तो कारावास भुगतने के बाद आपसे जुर्माना नहीं वसूलेगा, या कोई प्रतिकर आदि के संबंध में, खर्चों आदि के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है तो आपसे जुर्माना नहीं वसूलेगा कारावास भुगतने के बाद। लेकिन ये न्यायालय की शक्ति है, ये न्यायालय का विकल्प है, आपका नहीं। आप ऐसा कोई दावा, ऐसी कोई मांग ये नहीं कर सकते, क्योंकि जुर्माना दंड है और दंड के संबंध में आपको कोई विकल्प कभी नहीं होता। ठीक है। टैक्स जो सिविल लाइबिलिटी है उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति वो भी ऐसी हो सकती है, हो सकती नहीं, होती ही है। टैक्स आपको देना ही होगा, उसके संबंध में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन टैक्स दंड नहीं है, टैक्स दंड नहीं है, वो सिविल लाइबिलिटी है। आप नहीं देंगे तो उसकी वसूली के तरीके अलग हैं, उनमें भले ही कारावास शामिल हो लेकिन फिर भी वो दंड की प्रकृति का नहीं है, क्योंकि वो कारावास भुगतने के बाद भी आप दोषसिद्ध और दंडित नहीं कहे जाओगे। ठीक है, तब भी वो उस प्रकृति का नहीं है, दिखता उसी प्रवृत्ति और प्रकृति का है। तो अनुच्छेद 20(1), अच्छा चलो उसकी चर्चा बाद में करें, पहले एक और बात कर लें। कल हम लोगों ने एक्सेलवियर की बात की थी और कहा था कि एक्सेलवियर में सवाल क्या था कि आप अंडरटेकिंग जो आपकी इंडस्ट्री है उसको क्लोज करने से पहले गवर्नमेंट को सूचना देंगे और आधार बताएंगे। गवर्नमेंट अगर लोक के विपरीत पाएगी उन आधारों को तो आपको अपनी इंडस्ट्री बंद करने से रोक सकती है। और यदि आपने इंडस्ट्री रोकने के संबंध में गवर्नमेंट के द्वारा अनिच्छा व्यक्त किए जाने के बाद भी इंडस्ट्री को क्लोज किया तो दो परिणाम होंगे। एक, लेबर नौकरी में माने जाएंगे और आपको सारी चीजें देनी पड़ेंगी। दूसरा, आपको 6 महीने की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना यह भी देना पड़ सकता है। ठीक है ना। लेकिन क्यों आपने गवर्नमेंट का आदेश नहीं माना जो इंडस्ट्री के संबंध में, क्लोज करने के संबंध में था? आपने अपराध नहीं किया है, अपराध नहीं किया। अपराध विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय होता है, यहां प्रतिषेध नहीं लगाया। यदि आप करोगे, ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते, प्रतिषिद्ध नहीं है, केवल दंडनीय है और दंडनीय भी नहीं कर सकते। दंडनीय तो वही भाषा की व्यवस्था, जैसे नाम लेकर हम लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, अन्यथा सारे एक ही हैं, उसी प्रकार से यहां दंडनीय शब्द का प्रयोग भाषाई उपयोगिता है या भाषाई मजबूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनफैक्ट ये दांडिक सेक्शन नहीं है। अब जरा अनुच्छेद 20(1) को देखें, वो क्या कहता है। वो कहता है, देख एक बार पढ़ेंगे, कहता है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य, ऐसा मतलब अपराध, ऐसा तो पीछे को डिनोट कर रहा है, ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि के का अतिक्रमण नहीं किया। बार बार उसने अपराध और दंडनीय दो शब्द कहे। ठीक है, उसने बार बार अपराध और दंडनीय दो शब्द कह दिए हैं। इसका मतलब यह निकल आता है कि वो कृत्य जिसके लिए आपको दंडित किया जा रहा है वो भले ही दंड की तरह का दिखाई देता हो, ठीक है, लेकिन इनफैक्ट अगर वो अपराध नहीं है तो आप उस कृत्य के विरुद्ध 20(1) के संरक्षण की मांग नहीं कर सकते। ठीक है ना। यानी एक्सेलवियर
में मामले को अगर अनुच्छेद 20(1) के आधार पर चैलेंज किया जाता तो असफलता हाथ लगती। ठीक है ना, क्योंकि मामला सिविल लाइबिलिटी से संबंधित था। उसकी प्रकृति देखने में जरूर दंड जैसी दिख रही थी, लेकिन ना तो वो अपराध था और ना वो दंड था। वस्तुतः वो दीवानी दायित्व था जिसे कारावास के तौर पर वर्णित कर दिया गया था, जुर्माने के तौर पर वर्णित कर दिया गया था। मूलतः तत्वतः वो सिविल लाइबिलिटी का मामला था और इसीलिए आपके प्री में खूब पूछा जाता है क्या अनुच्छेद 20(1) का संरक्षण कर संबंधी टैक्स लॉज और सिविल लाइबिलिटी के अगेंस्ट भी, क्या सिविल लाइबिलिटी को उत्पन्न करने वाले कानून और कर कानून भी भूतलक्षी प्रभाव से नहीं बनाए जा सकते? बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उस पर अनुच्छेद 20(1) न तो लागू होता, बनाए भी, और बनाए तो दांडिक भी जा सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दांडिक लागू नहीं हो पाएंगे, ये लागू भी हो जाएंगे। बनाने के लिए वो कुछ शून्य थोड़ी है, हमने आपसे कहा वो भविष्य लक्षी प्रभाव से लागू होने लगेगा, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। अब एक चीज और देखें क्या कहता है। कहता है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा। सिद्ध दोष कहा उसने, विचारित करने पर कोई रोक नहीं है, साक्ष्य के नियमों को बदल देने पर कोई रोक नहीं है। ठीक है ना, सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहरा सकते, जो उस समय अपराध नहीं था उस अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहरा सकते। बाकी विचारणा के नियम बदल सकते हैं। ठीक है, साबित करने के नियम बदले जा सकते हैं। हुआ क्या, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसकी धारा 5 को परिवर्तित कर दिया, संशोधित कर दिया और यह लिख दिया कि यदि कोई लोक सेवक है और उसके बाद जो संपत्ति है वो उसके ज्ञात स्रोतों से अधिक है, जो उसके ज्ञात स्रोत है, उसे जो तनख्वाह मिलती है, उसकी जो खेती है, उसका जो बगीचा है, उससे जितनी आय होती है उतनी आय से उतनी संपत्ति खरीदी ही नहीं जा सकती जितनी उसके पास। तो यह प्रज्यूम किया जाएगा, यह उद्धारित किया जाएगा कि उसने वो संपत्ति भ्रष्टाचार से कमाई है। ठीक है, और उद्धारित किया जाएगा, इन शब्दों का अर्थ यही है कि until unless contrary is proved, जब तक विपरीत साबित ना हो, आप ले आओ, इन ले आओ, ये कहें कि हमने साहब ने गिफ्ट में इतनी चीजें दी थी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, गिफ्ट तो लोगों को मिलते ही है, लेकिन गिफ्ट से तुमने इतने महंगे क्यों दिए थे, जरा ये बताओ, इनसे तुम्हारी दोस्ती कौन सी है? अरे भाई ठीक है, किसी को गिफ्ट कोई कब देता है, आप हमें बेवकूफ थोड़ी बना लोगे। खानदानों से कोई एक दूसरे को जानता नहीं, ना तुम इन्हें जानते ना तुम इन्हें। ठीक है, काहे गिफ्ट दिए भाई, आगे सवाल खड़े हो जाएंगे, लेकिन आगे हम नहीं बढ़ रहे, फिलहाल हम यहीं पर हैं। ठीक है, ये उद्धारित किया जाएगा, ये बदल दिया। अब सवाल ये उठा कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, चूंकि दांडिक विधि है, तो ये साक्ष्य के बदले हुए नियम, उदाहरण तो साक्ष्य से संबंधित बात है, क्या ये साक्ष्य के बदले हुए नियम उन विचारणों पर लागू किए जा सकते हैं? ठीक है, जो विचारणा इन नियमों के पूर्व किए गए कृत्यों के संबंध में संस्थित किए गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है? जो पिटिशनर्स थे उनका कहना था नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 20 से क्या कहता है, सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा। और ये सिद्ध दोष करने के संबंध में नियमों का बदलाव नहीं है, ये केवल साबित करने के संबंध में नियमों का बदलाव है। इस नियम के आधार पर प्रोसिक्यूशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए एक नया हथियार ये तो आया है, लेकिन इस हथियार का आपके काम से कोई संबंध नहीं है। आप लाओ ना उस व्यक्ति को, आपने वैलिड सोर्सों से
कमाइए, इन्हें कहने दो, आप लाओ वैलिड सोर्स, हम देखेंगे। अगर आपके सोर्स वैलिड पाएंगे इन्हें कहने दो। लेकिन बात तो इनकी भी ठीक है, जब तुम्हारे पास थे ही नहीं तो तुम बताओगे तो आखिर कहां से लाए हो ये सब। तो साक्ष्य के नियम अगर बदले जाते हैं, और साक्ष्य के नियम क्या है? प्रक्रिया का भाग। इसका अर्थ यह निकला कि प्रक्रिया के नियम अगर भूतलक्षी प्रभाव से बदले गए हैं तो 20(1) के आधार पर वे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते। हां, एक चीज देखनी पड़ेगी, देखा हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वो आर.एस. नायक वाला कौन सा मुकदमा? ए.आर. अंतुले वर्सेस आर.एस. नायक, उसमें प्रक्रिया के आधार पर ही ठीक नहीं माना था। अगर प्रक्रिया के नियम बदले गए तो ऑटोमेटिकली 20(1) इसके कारण वे असंवैधानिक हो जाए, ऐसी दशा नहीं है। यानी प्रक्रिया के नियम बदले जा सकते हैं भूतलक्षी प्रभाव से, यदि वे संबंधित व्यक्ति के साथ किसी अन्य फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर कोई अन्याय उत्पन्न न करते हो। जैसे आर.एस. नायक में क्या था? अनुच्छेद 14 का वायलेशन हो रहा था कि सबको 2 अपीलें मिल रही थी और उन्हें एक, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला था और हाईकोर्ट ने स्वयं, ठीक है, विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया था, या शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट के पास भेज दिया गया था। तो आर.एस. नायक का कहना यह था कि जब हाईकोर्ट विचारित करेगा तो एक अपील सुप्रीम कोर्ट तक ही हमें मिल पाएगी, और अगर वो ट्रिब्यूनल, यानी वो ट्रिब्यूनल तो नहीं कहना कि वो कोर्ट विचारित करे, जो सामान्य तौर पर विचारित भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को करता है, तो हमें 2 अपीलें मिलेंगी, एक हाई कोर्ट में और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में, या एसएलपी वगैरह जो भी होगा, ठीक है। ऐसा कुछ मसला था। हमने कहा ना, फैक्ट्स मेरे गलत हो सकते हैं, आप मेरी बात को ना पकड़ें, मेरे भाव को पकड़ें। यानी मेरे साथ विभेद हो रहा है, आर.एस. नायक का कहना यह था। तो अगर प्रक्रिया में बदलाव के कारण किसी व्यक्ति के साथ कोई विभेद होना संभव है तो अनुच्छेद 14 आदि के वायलेशन के आधार पर या अनुच्छेद 15 आदि के वायलेशन के आधार पर अगर वो अपनी बात कह रहा है तो बात अलग है, लेकिन वो 20(1) के आधार पर अपनी बात नहीं कह सकता। 20(1) के आधार पर सिद्ध 2 सिद्धि दंड, ठीक है, और तो समय प्रवृत्त विधि, इससे संरक्षण दिया गया है, बाकी किसी बात से संरक्षण नहीं दिया गया है, ठीक है। यह अनुच्छेद 20(1) का आधा भाग हुआ, आधा विशेष है कि उससे अधिक दंड से दंडित नहीं किया जा सकता। इस पर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, देखेंगे।